हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू सीनियर क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेल के स्वामित्व में नहीं है? ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट के विलय के बाद प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा है? ऑप्शन है रेलवे को अब प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। वित्त मंत्रालय रेल बजट तैयार करता है। रेलवे को अब सरकार को लाभांश देने की आवश्यकता नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे को अब सरकार को लाभांश देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है डीएलडब्ल्यू वाराणसी, आरसीएफ कपूरथला, आईसीएफ चेन्नई या आरडब्ल्यूएफ बेंगलुरु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। अगला है, रेल बजट का आम बजट के में विलय किस वर्ष प्रभावी हुआ? ऑप्शन है 2016-17, 17-18, 18-19 या 15-16। तो रेल बजट का आम बजट में विलय ये हुआ था 2017-18 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आम बजट के साथ रेल बजट के विलय के बाद भारतीय रेल द्वारा देय लाभांश कितना होता है? ये होता है 0। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास किसके लिए फंड प्रदान करता है? मरम्मत के लिए, मूल्यह्रास के लिए, प्रतिस्थापन के लिए या नवीनीकरण के लिए? तो मूल्यह्रास ये दिया जाता है प्रतिस्थापन के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है? संयंत्र एवं मशीनरी, वाहन, फर्नीचर या भूमि पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमि पर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? चालू संपत्तियों पर, अचल या स्थिति स्थिर संपत्तियों पर या कृत्रिम संपत्ति पर या क्षय कार्य संपत्तियों पर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अचल स्थिर संपत्तियों पर। अगला है, यह निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी है कि किया गया व्यय स्वीकृत अनुदान से अधिक ना हो? ऑप्शन है रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे और मंडल इकाइयां या ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोनल रेलवे और मंडल या इकाइयां। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय रेल एक है। भारतीय रेल एक सरकार के स्वामित्व वाला संगठन है और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल पर पूंजीगत लेन देन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आय, कमाई पर, आय और परिचालन व्यय पर, संपत्तियों का अधिग्रहण, प्रतिस्थापन या नवीनीकरण पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्तियों का अधिग्रहण, प्रतिस्थापन और या नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विकास निधि से वित्त पोषित कार्य कौन से हैं? यात्री और कर्मचारी सुविधाएं, अलाभकारी परियोजनाएं और संरचना या ए और बी दोनों सही हैं या दोनों रॉन्ग है? तो विकास निधि के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है,
नवीनीकरण और प्रतिस्थापन पर व्यय किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? डीआरएफ द्वारा, डीएफ, पूंजी या राजस्व? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीआरएफ। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत के सभी राजस्व किसमें जमा होते हैं? ऑप्शन है भारत का लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की संचित निधि या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संचित निधि। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सरकार के लिए और उसकी ओर से प्राप्त सभी सार्वजनिक धन किसमें जमा किए जाते हैं? भारत का लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की संचित निधि या ये सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का लोक लेखा। अगला है, संसद से प्राधिकरण मिलने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कौन सा फंड भारत के राष्ट्रपति के अधीन रखा जाता है? तो ऑप्शन है भारत का लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की संचित निधि या ये सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत की आकस्मिकता निधि। अगला है, उस खाते का नाम बताएं जिसके तहत आरबीआई की बहियों में संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित भारतीय रेल के लेन देन का हिसाब रखा जाता है। ऑप्शन है रेलवे फंड, रेलवे संरक्षा निधि, विशेष रेलवे संरक्षा निधि या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे फंड। अगला है, भारत में सर्वोच्च वैधानिक लेखा परीक्षा संगठन का नाम बताएं? सी एंड ए जी, सी जी ए, सी बी सी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ए जी। अगला है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कितने मंडल है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में जो टोटल मंडल हैं वो हैं 3। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय रेल में स्टोर गतिविधियों, निर्माण कार्य एवं निविदाओं सामग्री की नीलामी हेतु ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? तो इन सब के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है तो वो है IMMIS। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, स्टोर प्रबंधन पोर्टल IMMIS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, MACP पदोन्नति नहीं है, यह एक है वित्तीय निहितार्थ, वेतन वृद्धि, वित्तीय लाभ या कोई नहीं? तो MACP के लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय लाभ। अगला है, अनुबंध विवादों के निपटारे का तंत्र क्या है? बातचीत, मध्यस्थता, अदालतें या लोकपाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यस्थता। अगला है, सुपरवाइजर HOER की किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? निरंतर, अपवर्जित, गहन या अनिवार्यता सविरामी? तो इसके लिए भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्जित, एक्सक्लूडेड। अगला है, भारतीय रेल में अंतिम बजट समीक्षा क्या है? संशोधित अनुमान, बजट अनुमान, अंतिम संशोधन या अगस्त समीक्षा? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतिम संशोधन। अगला है, नई पेंशन योजना NPS कब से लागू की गई है? जो NPS लागू की गई थी तो ये की गई थी 1/1/2004 से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कोडल लाइफ कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? कंप्यूटर का कोडल लाइफ होता है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला है,
मृतक कर्मचारी की पत्नी को दिया जाने वाला पास किस प्रकार का होता है? सुविधा पास, सेवानिवृत्त उपरांत पास, विधवा मानार्थ पास या मेटल पास? तो मृतक कर्मचारी की पत्नी को जो पास दिया जाता है तो वो दिया जाता है विधवा मानार्थ पास। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के समय पेंशन का अधिकतम कितने प्रतिशत तक सारांशीकरण किया जा सकता है? 10%, 40%, 15% या 100%? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40%। अगला है, ग्रुप सी एवं डी कर्मचारी भर्ती होने पर 5 वर्ष तक कितने सुविधा पास के पात्र होते हैं? 1, 2, 3 या 5? तो ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के कर्मचारी को भर्ती होने पर 5 वर्ष तक जो सुविधा पास दिया जाता है वो दिए जाते हैं 1। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आई पास का फुल फॉर्म क्या है? आई पास का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसी कर्मचारी को डैश से कम प्राधिकारी द्वारा सेवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अनुशासनिक प्राधिकारी, स्वीकारकर्ता प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियुक्ति प्राधिकारी। अगला है, एचआरएमएस का फुल फॉर्म क्या है? एचआरएमएस का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एसबीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एसबीएफ का फुल फॉर्म है स्टाफ बेनिफिट फंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बाल देखभाल अवकाश सीसीएल पूरी सेवा के दौरान अधिकतम कितने दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है? ये किया जा सकता है 730 दिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, WRILL क्या है? तो WRILL का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, HOER का फुल फॉर्म क्या है? HOER का फुल फॉर्म है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक सप्ताह में काम के घंटों की अधिकतम संख्या क्या है? तो कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जो एक सप्ताह में जो काम के घंटे होंगे वो होंगे 48 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, महिला कर्मचारी को देय मातृत्व अवकाश कितना है? तो महिला कर्मचारी को जो मातृत्व अवकाश दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 180 दिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख दंड आरोप पत्र मेजर पेनाल्टी चार्जशीट किस मानक फॉर्म संख्या के तहत जारी किया जाता है? तो मेजर पेनाल्टी के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किया जाता है वो किया जाता है SF5 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रेलवे अधिकारियों को कौन सी ड्यूटी पास जारी किए जाते हैं? तो रेलवे अधिकारियों को जो ड्यूटी पास जारी किए जाते हैं तो वो किए जाते हैं गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज पास पास। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जोनल स्तर पर पीएनएम के अध्यक्ष कौन होते हैं? महाप्रबंधक, पीसीपीओ, पीसीईई या एजीएम? तो जोनल स्तर पर पीएनएम के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं महाप्रबंधक। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, PREM प्रेम का फुल फॉर्म क्या है? PREM का फुल फॉर्म है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम
फैक्ट्रीज एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो कारखाना अधिनियम जो आया था वो आया था 1948 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण हेतु 1/1/2016 से कितने पे लेवल लागू किए गए हैं? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18। अगला है, 1/1/2016 से रेल कर्मचारी को दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन राशि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो न्यूनतम पेंशन राशि जो है वो है 9,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एमएससीपी योजना के तहत रेल कर्मचारियों को कितने वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाते हैं? एमएससीपी योजना के तहत जो वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 3। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पदोन्नति हेतु कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, बहुत अच्छा, औसत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा। अगला है, HOER उन सभी रेल कर्मचारियों पर लागू होता है सिवाय उनके जो इनके अंतर्गत आते हैं: कारखाना अधिनियम, भारतीय खान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या आरपीएफ अधिनियम। केवल एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है या एक दो तीन चार सब सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन चार सभी सही है। अगला है, शीर्ष अपेक्स पे लेवल का मूल वेतन निम्नलिखित में से कौन सा है? 2 लाख, 2,10,000, 2,25,000 या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2,25,000 रुपए। अगला है, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 में किसे लघु दंड के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात के लिए पूरी सेवा के दौरान कितनी अवधि का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है? 6 सप्ताह, 30 दिन, 7 सप्ताह या 45 दिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 45 दिन। अगला है, 2 से कम जीवित बच्चों वाले कर्मचारी को कितनी अवधि के लिए पितृत्व अवकाश दे है? तो ये है 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक रेल कर्मचारी के खातों में अर्ध औसत वेतन अवकाश LHAP किस दर से जमा किया जाता है? इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5/3 दिन प्रति माह। अगला है, एक कर्मचारी अपनी सेवा अवधि में अधिकतम कितने दिनों का LHAP संचित कर सकता है? तो इसकी जो LHAP के लिए कोई सीमा नहीं है, असीमित, अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक पुरुष रेल कर्मचारी को अधिकतम कितने जीवित बच्चे होने पर पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है? तो 2 से कम जीवित बच्चे, एक, 3 या कोई सीमा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से कम जीवित बच्चे। अगला है, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार्य ना हो तो दी जाने वाली छुट्टी को क्या कहा जाता है? LAP, LHAP, विशेष अवकाश या असाधारण अवकाश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति से पहले सेवा काल के दौरान औसत वेतन अवकाश LAP का अधिकतम कितना नकदीकरण किया जा सकता है? तो सेवानिवृत्ति से पहले सेवा काल के दौरान जो औसत वेतन अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है वो है मैक्सिमम 303। ऑप्शन नंबर डी। डी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है 60 दिन। अगला है,
एक बार में एक रेल कर्मचारी को अधिकतम कितने दिनों का औसत वेतन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? एक बार में जो अधिकतम एलएपी स्वीकृत की जा सकती है तो वो की जा सकती है 180 दिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पितृत्व अवकाश बच्चे के जन्म के किस अवधि के भीतर लिया जा सकता है? पितृत्व अवकाश जो लिया जा सकता है वो 6 महीने के पहले। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लघुकृत अवकाश कम्यूटेड लीव किसके आधार पर स्वीकार होता है? तो कम्यूटेड लीव जो स्वीकार होता है वो स्वीकार होता है चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रेल कर्मचारियों के लिए सरकारी रेलवे अस्पताल में रक्तदान करने वाले रेल कर्मचारी को कौन सा अवकाश दिया जा सकता है? तो विशेष आकस्मिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, एलएपी या एलएचएपी। तो रक्तदान के लिए जो अवकाश दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है स्पेशल कैजुअल लीव। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विदेश में अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकारी कौन होता है? महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक, सीपीओ या रेलवे बोर्ड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेलवे बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, CRIS क्रिस का फुल फॉर्म क्या है? CRIS क्रिस का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीबीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, लार्ज लार्जेस का फुल फॉर्म क्या है? लार्जेस का फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड एक्टिव रिटायरमेंट स्कीम फॉर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेफ्टी स्टाफ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, D&AR के किस नियम संख्या में प्रमुख दंड मेजर पेनाल्टी लगाने की प्रक्रिया समझाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूल 11 में। अगला है, निलंबन की स्थिति में जांच की तिथि कितने दिनों के भीतर तय की जानी चाहिए? तो ये की जानी चाहिए 20 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, DNR नियम 1968 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो ये किस पर लागू नहीं होता है? तो ये है आरसीएफ के किसी भी सदस्य पर। ऑप्शन नंबर बी। आरपीएफ के किसी भी सदस्य पर लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, RELHS में शामिल होने के पात्रता क्या है? इसकी जो पात्रता है वो है न्यूनतम 20 वर्ष की आरक्षक सेवा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, CRSE किसका संक्षिप्त रूप है? CRSE का फुल फॉर्म है चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, CMPE किसका संक्षिप्त रूप है? CMPE का फुल फॉर्म है चीफ मोटिव पावर इंजीनियर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, PCME किस रैंक के अधिकारी होते हैं? PCME की जो रैंक होती है वो होती है उच्च प्रशासनिक ग्रेड। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मशीनरी और संयंत्र के संबंध में AMC क्या है? AMC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, PAC का अर्थ क्या है? तो PAC का फुल फॉर्म है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, RDSO का फुल फॉर्म क्या है? RDSO का फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है,
AAC का अर्थ क्या है? AAC का फुल फॉर्म है एंटिसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यांत्रिक विभाग का मुख्य विभागाध्यक्ष कौन होता है? तो यांत्रिक विभाग का जो मुख्य विभाग अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, PCME, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किसी कर्मचारी को अपवर्जित एक्सक्लूडेड रोस्टर पर माना जाता है यदि वह प्रबंधकीय या गोपनीय पद पर अथवा ऐसे कार्यों में नियोजित हो जो पर्यवेक्षी हो, कारीगर हो, लोको पायलट हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पर्यवेक्षी हो, सुपरवाइजरी हो। अगला है रेलवे में अनुशासन एवं अपील नियमों का सही शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968, ऑप्शन नंबर सी। अगला है रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किस तारीख से लागू हुए थे? तो ये लागू हुए थे 1 अक्टूबर 1968, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अनुशासन अनुशासनिक कार्यवाही में बड़ा दंड आरोप पत्र जारी करने के लिए किस मानक किया जाता है? तो मेजर पेनल्टी के लिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है DNR 1968 का कौन सा नियम शास्त्रियों में निर्दिष्ट करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियम 6। अगला है जहां नियुक्ति प्राधिकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उपलब्ध नहीं वहां किसे नियुक्ति प्राधिकारी माना जाना चाहिए? तो ये माना जाना चाहिए महाप्रबंधक को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, रेल मंत्रालय, कार्मिक स्टाफ या सचिव रेलवे बोर्ड। इसके लिए सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला है यदि किसी रेल सेवक के खिलाफ RFDA नियमों के तहत अनुशासनिक मामला शुरू किया गया तो बाद में उसका निधन हो जाता है तो उस मामले को जारी रखा जाए या अंतिम रूप दिया जाए या रेलवे बोर्ड को भेजा जाए या महाप्रबंधक को भेजा जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंद कर दिया है। यदि किसी त्रुटिपूर्ण आरोप पत्र में संशोधन या जोड़ने की आवश्यकता हो तो सही प्रक्रिया क्या होगी? इसके लिए सही प्रक्रिया होगी कारणों सहित पूर्व के आरोप पत्र को निरस्त करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मानित निलंबन डीम्ड सस्पेंशन का आदेश जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है SF2, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निलंबन रद्द करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो मानक फॉर्म है वो है SF4, ऑप्शन नंबर डी। अगला है बड़े दंड के आरोप ज्ञापन मेजर पेनाल्टी चार्ज मेमोरेंडम के साथ कितने अनुलग्नक संलग्न होते हैं? तो ये होते हैं 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला है संपत्तियों के निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक धनराशि किसमें अनुमानित की जाती है? पूंजीगत बजट, राजस्व बजट, निष्पादन बजट या विनियोग बजट। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीगत बजट। अगला है जब किसी रेल कर्मचारी को निलंबित किया जाता है लेकिन केवल लघु दंड लगाया जाता है तो निलंबन अवधि को क्या माना जाएगा? नॉन डाइस, गैर कर्तव्य, ड्यूटी या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटी। अगला है
यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तारीख पर निलंबित किया जाता है तो आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सक्षम है? इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेवानिवृत्ति की तिथि को जो अनुशासनिक प्राधिकारी है उसके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक रेल कर्मचारी को मानित निलंबित माना जाएगा यदि उसे किसी अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया हो। 24 घंटे से अधिक, 48 घंटे से अधिक, तत्काल प्रभाव से या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटे से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निलंबन मामलों की समीक्षा कितने समय बाद की जाती है? 4 महीने बाद, 90 दिन बाद, 2 महीने बाद, इसमें कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है, जांच अधिकारी की रिपोर्ट किसे सौंपी जानी चाहिए? जांच अधिकारी की रिपोर्ट ये सौंपी जानी चाहिए नियंत्रण अधिकारी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निष्कासन या सेवा से बर्खास्तगी का दंड केवल किसके द्वारा लगाया जाना चाहिए? नियंत्रण अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी या कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियुक्ति प्राधिकारी। अगला है, अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत निम्नलिखित में से क्या एक दंड नहीं है? परिनिंदा, सेंस्योर, चेतावनी, पास रोकना या किसी पेंशन नुकसान की वेतन से वसूली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी। अगला है, कौन सा दंड सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं किया जाता है? वेतन वृद्धि रोकना, पास रोकना, चेतावनी या परिनिंदा। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी। अगला है, क्या जांच जारी करना, काउंसलिंग करना या सरकारी नाराजगी व्यक्त करना D&A नियमों के तहत दंड माना जाता है? इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, D&A नियमों के तहत दंड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? लिपि होगी देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम ये पारित किया गया था वर्ष 1963 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के तहत कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार और जारी किए जाते हैं? ये कौन सी धाराएं हैं? तो ये धारा है 3 का 3। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजभाषा अधिनियमों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अधिकार जो प्राप्त है वो है केंद्र सरकार को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किए गए थे? तो राजभाषा नियम ये पारित किया गया था 1976। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजभाषा नियम भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? तो राजभाषा नियम ये भारत किस पर लागू नहीं होते हैं? ये है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राजभाषा के प्रसार के लिए वर्गीकृत क्षेत्रों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये आते हैं का क्षेत्र के अंतर्गत, ए रीजन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? केंद्र सरकार के कार्यालय में जो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये है 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है ये है ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को।
ऑप्शन नंबर सी। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू सीनियर क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।